डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, ठीक है। आज से शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। होगा क्या, जैसे हम वहाँ पे जो डॉट लिख रहे थे ए और बी को ऐसे लिख रहे थे ए डॉट बी, इसलिए उसका नाम क्या था, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम पड़ा था डॉट प्रोडक्ट। अब हम ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस, ठीक है। इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, और यहाँ पे जैसा ये स्केलर प्रोडक्ट। रीजन, जब हम लोग ए डॉट बी कर रहे थे तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ नंबर मिल रहा था, कांस्टेंट मिल रहा था, इसलिए उसको नाम क्या पड़ा था, स्केलर प्रोडक्ट। और जब ए क्रॉस बी करेंगे तो जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वेक्टर, उसको नाम क्या पड़ेगा, वेक्टर प्रोडक्ट। और सुना है मैथमेटिक्स में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि 2 इंटू 3 ऐसे लिख दिए हैं 6, या फिर 2 इंटू 3 ऐसे लिख दिए 6। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। यस सर, तो सुनना रहा। चलो अब डिफाइन करते हैं क्या क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या देखना जरूर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो दिक्कत, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। समझाते हैं इसको। वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब समझते हैं क्या है, देखना है। अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसको जरा अच्छा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए क्रॉस बी को हमने ऐसे डिफाइन किया, तो ये सब तो पक्का, इसे तो पता चला कि हाँ ये सब तो नंबर है, ये सब सोल्व होकर क्या आएंगे, नंबर आएंगे। ये जो एन कैप है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, ठीक है। तो वेक्टर कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिखिए कि एन कैप क्या है, कि यूनिट वेक्टर है जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी के। यानी कि इसको क्रॉस करने पर जो रिजल्ट जो आता है वो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात तो सुनना रहा है, ठीक है। अगर हम ए ऐसे लिए हैं, बी ऐसे लिए हैं, मेरा वेक्टर क्या होगा, इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जब ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसी चीज़ को तीन तरीके से बोलते हैं। वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है, या फिर ये जो पूरा जो प्लेन बन रहा है ये क्या है, उसी पर परपेंडिकुलर है। और सुना रहा है, एक ही क्वेश्चन को तीन तरीका से पूछेगा। तुमको दे देगा वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा, बोलेगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, या फिर फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, या फिर फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जहाँ से क्या जा रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जा रहा है, ठीक है। तो इन सबका मतलब एक ही है कि इनको क्या निकालने के लिए आपको बोल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। बस समझ गया, कोई दिक्कत। जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हो, यानी कि आपको एक वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर क्या होगा भाई, कैसा होगा, तो इन्हीं वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लॉजिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा अब जरा देखिए, परपेंडिकुलर होगा तो दो तरीका से हो सकता है, जैसे यहाँ फिगर बना है कि या ऐसे हो सकता है, ठीक है, या फिर यही इसके पीछे की परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा प्लेन है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है,
तो जो मेरा परपेंडिकुलर होगा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इधर पीछे की ओर भी हो सकता है। बस होना है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी निकालने में मेरा वेक्टर ऐसे है, बाहर की ओर है परपेंडिकुलर, तो जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो मेरा वेक्टर क्या होगा, अंदर की ओर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मेरा ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, ये मेरा ए क्रॉस बी है, तो बी क्रॉस ए का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर की ओर। बस सुना कोई दिक्कत? तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ से ये निकल करके आया, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हो रहा था कि ए डॉट बी निकालिए चाहे बी डॉट ए निकालिए, बात बराबर था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उसमें माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, अब वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। बस सुना रहा है कोई दिक्कत? इसको याद कैसे करते हैं, देखना है। अगर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, मेनली जो है एक्स वाई जेड पे याद करते हैं, आई जे के पर, ठीक है, वहाँ पर आ रहे हैं। उससे पहले रेस्पॉन्स समझ ये चीज़ समझ में आया, क्या मिलेगा हमको, वेक्टर मिलेगा, क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखना, थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जरा ध्यान देना। तब बताएं कि जब भी दो वेक्टर है, ठीक है, इससे तुम क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। और उससे पहले क्लास 11 में लोग पढ़े थे, देखना इधर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम बताए थे कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला ये है कि कोई भी दो साइड का प्रोडक्ट इनटू बीच वाले एंगल का साइन ले लेते हैं और उसको हाफ कर लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी इंटू ए सी, बीच का एंगल कितना है, ये है साइन है, याद है, करते थे ना। या फिर इन दोनों साइड को ले लेंगे तो बीच का एंगल क्या है, साइन सी, इन दोनों को ले लेंगे तो बीच का एंगल क्या है, साइन बी। कोई दिक्कत सुनना रहा, ठीक। ये था हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो देखो तो कुछ वैसा ही तो है ना कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, साथ में साइन है। अरे 1/2 नहीं है तो 1/2 लगा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा देखना, यानी कि ए क्रॉस बी करने को एक वेक्टर मिलेगा। वेक्टर क्या होगा भाई, भैया परपेंडिकुलर होगा, वो सब जान गए, लेकिन अब जरा इसका मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड पर चर्चा करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यही आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का मोड हो जाएगा। और ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसका मॉडल्स कितना हो जाएगा, मॉड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1, यानी कि हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन। कोई दिक्कत? यानी कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। और वहाँ पर ए डॉट बी क्या आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। याद है ना? यस। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखते हैं, इधर देखने अब जरा इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। ठीक है, सपोज करो ये मेरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, कोई दिक्कत? और हमको पता है कि जब वैसा काम हो रहा है कि पक्का किसी ना किसी एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। देखा जाए कैसे बनाते हैं। सपोज करते हैं कि इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये लिखे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है, ठीक है ना। यहाँ इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ओ सी पैरेललोग्राम हो गया। अब जरा देखना, अगर हम ओ ए बी का एरिया निकालना चाहते हैं इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के एरिया हम क्या लिखते हैं, ये पूरा कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ
ये पूरा लेंथ कितना हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब बीच के अंदर थीटा पता है, इसका एरिया क्या होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये तो पूरा पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जितना ये एरिया होगा उतना ये भी होगा। कोई दिक्कत? तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पैरेललोग्राम के एरिया मिलेगा। तो पैरेललोग्राम के एरिया कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा। वही आया, ठीक है। यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड आता है ए क्रॉस बी का, वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए और वेक्टर बी से पैरेललोग्राम जो बन रहा है उसका एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब वहाँ पर ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता था, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बनाता था वो, याद है ना। तो दिक्कत वहाँ से वो प्रोजेक्शन निकालते थे, यहाँ से वो क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। और सुना रहा है, ठीक है। यानी यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by vector A and vector। कोई दिक्कत? सुनना रहा है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में भी पूछेगा, ठीक है। अभी तक जो है 4-5 क्वेश्चन का आइडिया हम दे दिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इधर देखते रहो। पहला क्वेश्चन तो ये बना था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वेक्टर ए पर भी और वेक्टर बी पर भी। तो हो सकता है तुमको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे देगा, तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तीसरा, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। चौथा, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। 4 क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हो सकता है ना। फिर छठा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब ट्रायंगल का बात करेगा तो क्या करेंगे, एक क्रॉस बी निकाल करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे। पूरा पैरेललोग्राम के लिए बताता है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ट्रायंगल के। ये 6 क्वेश्चन रेडी हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन लोग करेंगे बारी बारी से, ठीक है। आगे बढ़े। अब जरा इधर देखना, अब ये इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। लिखिए इसको। यस, चेंज कर दें। अब जरा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में काम कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही निकल करके आया कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस इंटू बी क्रॉस ए। नहीं आ गया। ए क्रॉस बी में जो वेक्टर मिलेगा बी क्रॉस ए में वही वेक्टर रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट रहेगा, अपोजिट बोला, ठीक है। सुना रहा बाकी सब तो ऐसे ही नॉर्मल है। देखना इधर कि अगर m इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है, जहाँ m को क्या है स्केलर है, इस स्केलर को किसी के साथ भी रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप उसको ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो,
इससे कोई दिक्कत नहीं। अब सुना रहा है ठीक है। उसी तरह से अगर दो नंबर है a इंटू वेक्टर ए n इंटू वेक्टर बी है, तब इसको क्या करो, दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल दो। यानी कि वेक्टर में से आप कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं अगर कोई नंबर कॉमन होकर के बाहर आ रहा है, ठीक है ना। चौथा, इसको जरा ध्यान में रखना, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी, और इसी का एक और प्रॉपर्टी है, दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या देखना है, यही कोई गलती होगा तो होगा वेक्टर में, क्योंकि डॉट बनाने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि डॉट में दिमाग बैठ जाता है कि वेक्टर को आगे पीछे जैसे भी हो सके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या दिमाग में रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एकदम जो पैटर्न में जैसे जा रहा है उसी तरह से लिखिए, सुना ना। जैसे में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे ए क्रॉस बी, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और फिर क्या लिखेंगे ए क्रॉस सी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का आदत क्या बना रहता है, सी ए लिखने का, तो हम ए और सी को ऐसे देखें, कभी कभी गलती से क्या होगा, तुम लोग ऐसे लिख देगा, आंसर फिर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए में किसका डिफरेंस है, माइनस का। सुना रहा ना, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है कि ऐसा गलती ना हो पाए, और ऐसा गलती होगा धीरे धीरे करते करते अच्छी होगा, हमको पता है वो होगा। उसी तरह से यहाँ से देखो, अगर इधर से मल्टीप्लाई करना है तो बताओ कौन क्या लिखोगे इसको, यही बोल रहे हैं, यही नहीं बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, आदत बना हुआ है ए बी लिखने का, इसने बोल दिया ए बी, नहीं, ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बी पहले है और ए इधर से आ रहा है, इसी ऑर्डर को मेंटेन करेगा ये, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, सुना रहा, ऑर्डर इसमें तो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। जहां अपना से सजाने की कोशिश करोगे ये गलती हो जाएगा। अब तुमको इसको सीधा करना है, अब तुम इसको लिखो माइनस कॉमन, माइनस लिख के क्या वैसे लिख सकता है, बस सुना रहा, हाँ तो उस तरफ मल्टीप्लाई करके तुम्हारा तो ए बी और ए सी करते हैं, क्या है ये तो माइनस कॉमन, ये सिर्फ इसका माइनस आया है, हाँ ठीक है। वहाँ बी क्रॉस पे ए सी लिखते तो माइनस कॉमन, हाँ, यहाँ से सी ए है, एक और ए सी लिखते तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, बस सुना रहा। तो फिर माइनस कॉमन क्यों करेंगे, फिर तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, हम तो एक ही को सीधा करना था, माइनस मैंने बताया तो क्रॉस का क्या प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, पहले क्या था, बी क्रॉस ए था, हम सीधा के लिखना चाहें तुरंत क्या आ जाएगा, माइनस, समझ में आया, तो दिक्कत क्या है, ये सब क्लियर है। अब थोड़ा चलते हैं, उसी तरह से माइनस रहेगा तो बीच में अपना माइनस रख करके जोड़ घटाओ, आप प्लस दिया तो माइनस भी देते हैं, माइनस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। अब जरा हम चलते हैं आई जे के पर, जब देखना इसको, यस सर, ध्यान रखना। अब यार देखना कैसे काम करता है, इधर देखो, जैसे हम बोले कि ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब जरा मेरे हाथ को देखो, अगर हम ऐसे लेते हैं, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, समझना बात को,
और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस, तो जेड ऐसे होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये काम कैसे करता है कि काम होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्लास 10 में से पढ़ा होगा फ्लेमिंग का। ठीक है, सॉरी राइट हैंड थंब रूल, यहाँ क्या रहेगा राइट हैंड थंब रूल, और वहाँ पर होता है लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है ना फ्लेमिंग का, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, याद है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना कि इधर देखो, सपोज करते हैं कि ये जो मेरा फिंगर है वेक्टर ए का काम कर रहा है, और ये क्या है हमारा वाई जो है वेक्टर बी का। अगर ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी की ओर जा रहा है, धन्यवाद। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि वेक्टर ए जो है कहाँ जा रहा है वेक्टर बी की ओर। बस सुना रहा है, जब ऐसा होगा तो जो हमें नया वेक्टर मिलेगा ये इन दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। बस सुना रहा है, यानी क्या मिलेगा तुमको जेड। अगर ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, तो आई क्रॉस जे, आई कहाँ जा रहा है जे की ओर, तो फिर हमको क्या मिलेगा के। सुना रहा है, तो इसी को मतलब कि बोला गया इधर राइट हैंड थंब रूल। अभी क्या है आई के डायरेक्शन में है, आगे कहाँ जाएगा जे के डायरेक्शन में, क्या मिलेगा तुमको के। बस सुना गया, Yes, sir. कोई दिक्कत। वहीं अगर उल्टा चले, ठीक है, अब ये जो है जे अगर आई की ओर आए तो क्या तुमको मिलेगा माइनस के। क्लियर है, Yes, sir. सुनना रहा है, इसको जरा यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है इसको ऐसे लिखना चाहिए। अब देखो, अब ये जो वो चल रहे हैं इसको हम क्या लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज ना, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे लिखते हैं आई जे के। और सुना रहा डायरेक्शन ऐसे जाना, तो अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू के मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। और सुना रहा एक्चुअली वो फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, यहाँ देखो आई क्रॉस जे फॉर्मूला चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90, यानी कि साइन पाई बाई 2 इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। तो आई और जे पर कौन परपेंडिकुलर है यही ना, और यूनिट वेक्टर है इंटू के है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, साइन 91 पूरा क्या हो गया एक है। पसंद आ गया। फिर कब जब जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस एक है। सुनना रहा, ठीक है। इसको ये जो डायग्राम है इसको याद रखना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई क्रॉस जे क्या होगा के, कोई दिक्कत, जे क्रॉस के आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई, जे ठीक है। और इसी को उल्टा लिखेंगे तो जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस आई आ गया तो माइनस के, के क्रॉस जे के क्रॉस जे आ गया तो माइनस आई माइनस आई, और आई क्रॉस के आ गया तो बाबू माइनस जे। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एलर्ट रहना है। डॉट प्रोडक्ट आसान था, डॉट में क्या था कि दिक्कत नहीं होता था कि ए डॉट बी करे कि बी डॉट ए करे, पहला चीज। दूसरा ये दिक्कत नहीं था उसमें आई डॉट जे और डिफरेंट का अगर प्रोडक्ट लेते थे तो जीरो हो जाता था, क्योंकि कॉस 90 आ जाता वहाँ पर जीरो। बस सुना रहा, यहाँ पर डिफरेंट का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट का प्रोडक्ट तीसरा होगा, वो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। कोई दिक्कत, सुनना रहा, यहाँ तक क्लियर है। सेम का क्रॉस निकाल कर देख लेते हैं, सेम का क्रॉस क्या होगा। यहाँ देखो आई, यहाँ देखो वेक्टर आई क्रॉस आई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। अब आई और आई के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का, साइन 0 इंटू कोई एक जो वेक्टर आएगा आने दो, तो साइन 0 क्या हो गया 0, ये पूरा क्या हो गया। उसी तरह से जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा 0, के क्रॉस के क्या हो जाएगा 0, या फिर सिंपली लिखें
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा? किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। लेकिन डॉट में क्या कहा था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाता है ना। कब समझ रहा है? दोनों में डिफरेंस हम बताते चल रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई जे के का आइडिया हो गया, आई जे के का आइडिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब दो वेक्टर लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो मान लो कि हम इनको दे देते हैं वेक्टर इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर b इक्वल टू देते हैं i प्लस j माइनस k, और तुमको बोला है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालो, ऐसे लिखोगे इनटू i प्लस j माइनस k लिखेंगे। क्या डॉट में क्या होता था कि i को i के साथ j को j के साथ k को k के साथ करके काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर क्या पता है कि i को i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन i को किसके साथ करना पड़ेगा? j के साथ। इधर देखो ध्यान देना, उसके बाद इसका फॉर्मूला बताते हैं हम लोग। क्या होगा? i के साथ 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 2 इंटू आई क्रॉस जे, ठीक है, रुक जा अभी उसको इसे रहेंगे 2y इंटू माइनस के माइनस 2 इंटू आई क्रॉस के, ठीक है। जे को करते हैं माइनस 3 इंटू जे क्रॉस आई, ठीक है, जे के साथ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू जे क्रॉस के प्लस 4 इंटू के क्रॉस आई प्लस 4 इंटू के क्रॉस जे, के इंटू के तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं फिर से, और सर्कल एकदम दिमाग में रहना चाहिए, आई कैप जे कैप और के कैप, तो आई इंटू जे क्या मिल जाएगा? के, ठीक है। आई क्रॉस के याद रखो माइनस है, माइनस हो जाएगा, के क्रॉस आई होता तो जे मिलता, लेकिन आई क्रॉस के है तो माइनस जे, तो माइनस वजह से है, तो दिक्कत। अच्छा अब जरा रखना, इधर रखना, जे क्रॉस आई माइनस के, बीच में पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3i जे क्रॉस के जे क्रॉस के आई हो जाएगा ना, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस जे माइनस है, माइनस, कोई दिक्कत? ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3i माइनस 4i माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस आई हो गया, 4j प्लस 2j 6j, अब 3k प्लस 2k कितना है? 5। ये आया क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये जो वेक्टर है, ये इस वेक्टर का क्या खासियत होगा? वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कोई बोले कि इसको चेक करो, ठीक है, तो बोलेगा चेक करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे, ठीक है, वो भी करके दिखा देते हैं। देखो इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ए कितना है मेरा? 2i माइनस 3j प्लस 4k, और ए क्रॉस बी कितना आया? माइनस आई प्लस 6j प्लस 5k, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -2
-18 प्लस 20 क्या 0 आया। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर है ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह से चेक कर लो वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, कितना आई है, आई प्लस जे माइनस के, और ये तुम्हारा माइनस आई प्लस 6j प्लस 5k, ये कितना आ जाएगा वो -1 प्लस 6 माइनस 5 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ये परपेंडिकुलर है। समझ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर, जब तुमको वेक्टर पता चल गया है क्या इसके यूनिट वेक्टर नहीं निकाल दोगे, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो मेरा एन कैप होगा, एन कैप तो क्या बनेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है? अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता था, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस भी निकाल चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड यहीं पर निकाल दो, नहीं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 5 41 प्लस 20 यानी 25 हाँ तो 5 जोड़िए तो वो 20 जोड़ेंगे, तो 36 प्लस 5 41 प्लस 20 61 प्लस 1 62, ये कितना आ गया, रूट अंडर 62। यानी कि जो पैरेललोग्राम बनेगा ए और बी से उसका एरिया कितना होगा, रूट अंडर 62। अब अगर ट्रायंगल का एरिया पूछ देगा तो 1/2 कर देंगे, 1/2 इंटू रूट अंडर 62। क्लियर है ये, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा देखो, अब बात यह है कि क्या हर बार हम लोग क्या ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, नहीं, ठीक है। देखिए कुछ ऑब्जर्व करते हैं, इसका फॉर्मूला है डिटरमिनेंट याद है ना, हाँ तो बस ये उसी में चला जाएगा, देखना है अगर हम वेक्टर ए बराबर लिख रहे हैं a1i a2j a3k, अब वेक्टर बी हम ले रहे हैं b1i b2j b3k। तो क्या बोलता है कि जो मेरा a क्रॉस b होगा, वेक्टर a क्रॉस b जो होगा, तो सबसे पहले आप इसे डिटरमिनेंट में i j k लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर a का जो है कंपोनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 ऐसे लिखिए, ठीक है। जो वहाँ पे कैलकुलेट किए उतना मेहनत से उसको यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, आई जे के, वेक्टर कितना है 2 -3 और 4 है, और ये कितना है 1 और -1, आई कैसे करते थे डिटरमिनेंट में, याद है ना, यस सर, इसको लिखना रहता था, इसको डॉट 3 -4, फिर इसको लिखते थे -j, ठीक है, तो -2 -4, ठीक है, यस सर, फिर k 2 प्लस 3, ये कितना हो गया -i प्लस 6j प्लस 5k, 5 -i प्लस 6j प्लस 5, ठीक है ना, ये हैं कौन, इसी को यूज करना है, और सुनना क्या ना, ठीक है। अब इसको आता कैसे जब उसको देख लेते हैं, इसको सिंपल से जो है तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्या देखना
ठीक है, तो तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करो, ये तुम लोग को काम देते हैं अभी। चलो याद रखना, हम दे रहे हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i a2j a3k और वेक्टर b इक्वल्स टू b1i b2j b3k है। तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके निकाले थे उसी तरह से तुम लोग अभी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन निकालो क्या आएगा। ठीक है, जो भी आएगा आई वाले को एक साथ कर लेना, जे वाले को एक साथ कर लेना, के वाले को एक साथ कर लेना, वहां तक निकाल करके दिखाओ। इधर रखना, जब इसको सिंपल से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये सब कुछ सोल्व होने के बाद क्या आएगा, a2b3 माइनस a3b2i, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, a3b1 माइनस a1b3j, ठीक है, प्लस a1b2 माइनस a2b1 आया इतना। अब इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया गया, याद रखना ये जो आई है इसमें से क्या करो, माइनस बाहर कर लो, समझ रहे हो। तो माइनस से बाहर करो तो क्या होगा, a1b3 हो जाएगा a3b1 ना, a1b3 माइनस a3b1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब ये डिटरमिनेंट में शिफ्ट हो जाएगा, कैसे देखना इधर, अगर यहाँ पर आई लिख देते हैं, यहाँ पर जे और यहाँ पर के, आई का कहाँ से, आई के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों वाले, ये क्या है a2b3 है ना, हम इसको यहाँ पर a2 लिख देते हैं, यहाँ पर b3, a2b3 हो गया, और ये a3b2 है तो a3 को यहाँ पे देते हैं और यहाँ पर इसको b2, कोई दिक्कत। अच्छा, माइनस इसलिए बात किए क्योंकि यहाँ पर जब डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो माइनस ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसलिए माइनस से बाहर कर दीजिए। तो है कितना, a1b3, तो देखो j जब लिखना है b3 यहाँ पर है, a1 ही बनाएगा और b1 यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा वाला ऑटोमेटिक सेट हो गया। ये तुम्हारा डिटरमिनेंट फॉर्म यहाँ से है, ठीक है। एक रोज पे कैसे निकालना है सुना गया ना, तब तो ये सब क्वेश्चन तो बन जाएगा कि वेक्टर ए दे दिए, वेक्टर बी दे दिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ दिया, ठीक है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, या फिर ए और बी के परपेंडिकुलर, या फिर एरिया पूछ दिया, ट्रायंगल का एरिया पूछ दिया, तो ये सब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। शुरू इधर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, हाँ थोड़ा फास्ट चलाना ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i plus 6j plus 27k क्रॉस i plus lambda j plus mu k इक्वल्स टू 0 पे कैसे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, डिटरमिनेंट को लिखो, इसको सोल्व करके निकालो, वेक्टर 0 से कंपेयर कर दो, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, कैसे लिख लेते हैं i j b के, ठीक है, और हो जाएगा 2 6 27 1 1 लैम्डा म्यू
इक्वल टू वेक्टर जी। उसको हम अपने तरीका से सोल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 6 न्यू माइनस 47 इंटू आई हो जाएगा। अच्छा फिर जे का करना है 2 न्यू माइनस 27 माइनस 2 न्यू माइनस 27 जे हो जाएगा। प्लस के का करना है प्लस साइन दे देते हैं 2 लैम्डा माइनस 6 के इक्वल टू जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो है जीरो वेक्टर तभी होता है जब उसका सारा कंपोनेंट जीरो हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। 2 न्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, यहीं से न्यू का वैल्यू लिया तो आसानी से 27/2 यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6 जीरो होना चाहिए। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। ठीक है, उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। पसंद आ रहा। दूसरा तरीका ये है सोचने का, जरा उस पर हम चलते हैं हम लोग। जैसे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। याद रखो, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग क्या पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इन्हें फॉर्मूला था। अब हम बोल रहे हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जीरो हो गया, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वेक्टर ए क्या हो गया जीरो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जीरो हो जाए यानी कि वेक्टर बी क्या हो गया जीरो, या फिर याद रखना साइन थीटा जीरो हो जाए। तीन पॉसिबिलिटी है ना, साइन थीटा क्या हो जाए जीरो, तो थीटा जीरो हो गया, या फिर थीटा इक्वल टू पाई होगा 180 डिग्री होगा, या फिर 0 डिग्री। ये दोनों केस क्या बताते हैं, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाए तो वेक्टर क्या है पैरेलल है। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। एंगल 0 का मतलब बताया है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 180 का मतलब बताया है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। समझा? ठीक है, ये तीन केसेस पॉसिबल हैं। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये है या तो वेक्टर ये जीरो होगा, नहीं तो वेक्टर बी जीरो होगा, नहीं तो दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल होंगे। यदि तब यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये वेक्टर जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो सुना रहा, तो पक्का ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होंगे ये पैरेलल होंगे। ठीक है, अब पैरेलल के लिए फाइव है कि जो दो वेक्टर में पैरेलल है, याद करो a1i a2j a3k है एक वेक्टर, और दूसरा है b1i b2j b3k हैं। अगर वेक्टर पैरेलल हो गए तो a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2। याद है, ये लॉजिक यहाँ पर लगा सकते थे जब मुझे पता चल गया कि इनका क्रॉस जीरो है। क्रॉस जीरो का मतलब ये क्या है पैरेलल, और डॉट जीरो का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर वो लॉजिक भी लगा देते देखना जरा, तो पहले इसी को ऊपर लिखते हैं क्योंकि वैल्यू कहीं से निकालना है ना। तो 1 यहाँ से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा तो 6 और ये म्यू तो 27। अब ये कंपेयर कर दो, देखो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे लैम्डा का कितना आ जाएगा 3 और इन दोनों को कंपेयर करोगे 47/2 समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ एकदम बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, फाइंड यूनिट वेक्टर
perpendicular to both the vectors and a given vector perpendicular to both the vectors लिखो बस एक फर्स्ट निकालना है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर I minus 2j plus 3k वेक्टर b इक्वल्स टू I plus 2j minus k एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसे दोनों परपेंडिकुलर है। जल्दी करो। तो 5 तरीका से पूछ सकता है। हमने आपसे पूछा कि कैसा भी वेक्टर निकालो जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले उस वेक्टर को निकालो जो दोनों को परपेंडिकुलर होता है। वो कौन है? a क्रॉस b। पहले a क्रॉस b निकाल लो। कितना आया वो? माइनस 4i प्लस I j k प्लस 4j 1 minus 2 3 1 2 minus 1 इसको सोल्व करना कितना आ गया? माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k। आया नहीं है? यस सर। लेकिन उसने बोला यूनिट वेक्टर निकालो। तो ये वेक्टर यूनिट नहीं ना है, इसी को क्या करें यूनिट वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे यानी कि n कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाई समझ में आ रहा है ये? यस सर। कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि 4√3 तो माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइड में क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। सुनना है? कोई दिक्कत? एक दो और कंसेप्ट है उसको बता देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बनाना है। देखा जाए पैरेललोग्राम के एरिया जो है ना, ध्यान रखना कि दो फॉर्मूले आते हैं क्रॉस से। देखना इधर एक जो है तुमको बोलेगा दे देगा दो वेक्टर, बोलेगा कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। अब बोल देगा कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है। कैसे साइड है? एडजेसेंट यानी कि अगल बगल वाले। तो एरिया पूछेगा, ये हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, जब एडजेसेंट साइड होगा व्हेन vector A and vector B are adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram equals to 1/2 vector A cross vector B का मैग्नीट्यूड। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी में बोल देता है कि A और B अगर एडजेसेंट साइड है तो एरिया निकालो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस को निकाल करके मैग्नीट्यूड इसका कितना आया था? 4√3 आया था। यानी कि अगर यही दोनों वेक्टर ले लें, अब बोल दे कि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है तो एरिया बताओ। एक क्रॉस भी निकालें, उसके बाद क्या करते हैं? सीधे मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ट्रायंगल का पूछता तो 1/2 कर देते हैं यानी कि 2√3 हो जाता है। क्लियर है? ठीक। दूसरा कंसेप्ट ये है, कभी कभी क्या करेगा कि उसका डायगोनल दे देगा। क्या करेगा वो? डायगोनल देगा। तो देखना इधर when vector A and vector B are diagonal of a parallelogram ABCD, पैरेललोग्राम क्या है? वो डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी। इस बार तुमको डायगोनल दिया होगा, ध्यान रहे। जब साइड्स दिया रहता है, एडजेसेंट साइड्स रहता है तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी निकाल करके मैग्नीट्यूड कर दो। जब डायगोनल दिया है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, साथ में किससे डिवाइड करना पड़ता है? 2 से। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसके बाद इसको प्रूव भी करते हैं। क्वेश्चन है
the area of a parallelogram, find the area of a parallelogram whose diagonals are given by vector 3i plus j minus 2k and I minus 3j plus 4k। डायगोनल के इस पर दिया हुआ है, इस पर साइड नहीं दिया। पहला डायगोनल दिया है, डायगोनल फर्स्ट में कितना है 3i प्लस j माइनस 2k। सेकेंड डायगोनल कितना दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 4k। ये तुम्हारा हो गया d1 क्रॉस d2। ये कितना हो जाएगा i j k 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। सो करो इसको माइनस 2 बाई 4 माइनस 6 माइनस 2 है माइनस 4 j ठीक है। एक मिनट, j का करेंगे 12 प्लस 2 14 माइनस 14 j। k का करेंगे माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 10 आया ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड 300 आता है। हाँ तो मैग्नीट्यूड 300 आएगा। मतलब तो रूट का आधा कैसे कर देगा तो 150 12 से बात कर रहा है। इधर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर होगा। यस सर। ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 300। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है अभी लिखें, जब डायगोनल दिया है तो d1 इक्वल्स क्या होता है 3 2 d1 क्रॉस d2। ये कितना 1/2 रूट 100 300। तो 300 में से 100 का रूट तो निकल जाएगा 10 यानी कि 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट 1/2 रूट 3 ठीक है। सुनना है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अब तुम्हारे पास पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए ये पैरेललोग्राम लिखवा दिए थे ना ये क्वाड्रिलेटरल उसको जो है ना क्वाड्रिलेटरल कर लो ठीक है। वहाँ पर जो है हाँ वो जो है पूरे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का काम करता है। सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो 1/2 क्या होता है d1 क्रॉस d2 होता है ठीक है। याद रखना प्रूफ करेंगे। याद रखो सपोज करते हैं कोई एक क्वाड्रिलेटरल है इधर ना A B C D ठीक है। मान लेते हैं कि इसका हमको जो डायगोनल हमको पता है वेक्टर AC और वेक्टर BD। हमें इसका डायगोनल पता है, इसका एरिया निकालना है। सुना है तो सबसे पहले क्या करते हैं वेक्टर एरिया निकालते हैं। वेक्टर एरिया क्या होता है याद रखो। हमको ये पता है कि जब हम A क्रॉस B कर रहे हैं ये मेरा आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये इतना जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ क्या है वेक्टर है ना, इसको नाम दिया जाता है वेक्टर एरिया। इसको क्या नाम दिया जाता है वेक्टर एरिया। और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या हो जाता है एरिया हो जाता है। बस हमारा जब जाएगा अगर हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो क्या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ ABC
ठीक है ना। वेक्टर एरिया ऑफ ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ADC, बोलो लिख सकते हैं एरिया ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ABCD इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस प्लस ADC वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा याद रखना वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, ध्यान रखना वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमको AC पता है, मान लेते हैं कि AB थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं AC क्रॉस AB, AC क्रॉस AB का हाफ जो होगा हमको ABC का एरिया दे देगा। इस ट्रायंगल अगर ABC का बात किया जाए तो ABC का एरिया कैसे निकलेगा, ये बताया ना कि दो वेक्टर लेकर के उसका क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड का आधा, दिक्कत। लेकिन हम सिर्फ वेक्टर एरिया का बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहे हैं। बोलो दिक्कत इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वेक्टर एरिया मार्क कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। ADC का एरिया कैसे निकालोगे, जरा इधर देखो ADC का ABC क्या लिख सकते हैं AC क्रॉस AD लिख सकते हैं ना, AC को यूज करते चल रहे हैं, जो उनको दिया उसको यूज कर रहे हैं। AC क्रॉस AD और साथ में हाफ लेंगे AC क्रॉस AD, बोलो ठीक है। एक चीज गलती हो रहा है, yes हम लोग वेक्टर एरिया का बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है ना, इसमें यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं AC क्रॉस AB ले रहे हैं ना, देखना इधर यहाँ पे ले रहे हैं AC क्रॉस AB, अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसमें भी इसी तरफ जाओ, सुना रहा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। AC क्रॉस AB का AB कहने का मतलब क्या है, AC AB को जा रहा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है AC AD को जा रहा है, निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं किसी को चेंज कर लेते हैं, हाँ याद रखो याद क्या लगा माइनस माइनस 1/2 ठीक है, ये तो पहले ऐसे लिख लेते हैं उसका। ऐसे लिख दिए, अब क्या करते हैं 1/2 वेक्टर AC क्रॉस AB, वेक्टर AC क्रॉस AB बाई 2 माइनस AC क्रॉस AD, ठीक है। अब क्या कॉमन हो जा रहा है, AC वेक्टर AC कॉमन हो गया, AC/2 बचेगा क्या AB दिक्कत। अब जरा देखो वेक्टर AB है, वेक्टर AD है, तो बीच में कौन आ जाएगा BD, क्या लिखेंगे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर AD, लिख सकते हैं ना AB प्लस BD इसके इक्वल AD के, दिक्कत। और हमारे पास है क्या AB माइनस AD, AB यहाँ पर है, इसको इधर निकल के आओ BD उधर चला जाएगा, माइनस AD, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर AC क्रॉस एक मिनट आप क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस माइनस आगे आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये तो वेक्टर एरिया है, ये क्या है वेक्टर एरिया, लेकिन हमको अगर सिर्फ एरिया चाहिए यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ABCD क्या हो जाएगा 1/2 या फिर AC को पहले लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा तो पॉजिटिव पे जाएगा ना, वेक्टर कुछ भी आ A क्रॉस B निकालो चाहे B क्रॉस A निकालो वो डिफरेंट है प्लस माइनस में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन,
ये चीज़ समझ में आ गया? तो दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंटल देते हैं, ठीक है, उस क्वाड्रेंटल के चारों वर्टेक्स देते हैं, उसका एरिया निकालना है। जब चारों वर्टेक्स देंगे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स, तो हम तुरंत उससे क्या निकाल लेंगे, डायगोनल। उससे क्या निकालेंगे, डायगोनल, ठीक है। और उसके बाद उसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया निकाल देंगे। जल्दी से देखो, ये जो है तुम्हारा 0 1 1 है, बी जो है 2 3 -2 है, सी है 22 9 3 और -5, एंड डी है 1 -2 और 1। वेक्टर एस कितना आया, 22 -0 22 आई, 19 -1 18 जे, -5 -1 -6 आ गया। वेक्टर बी डी कितना आ जाएगा, 1 -2 -i -2 -3 -5 जे 1 + 2 3 कितना आया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ABCD ध्यान रखना, 1/2 वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD, 1/2 कर लो। तो पहले क्या करो ना, इसी को अलग निकाल लो, वेक्टर AC क्रॉस BD, वेक्टर BD कितना हो जाएगा, I J K 22 18 और -6 -1 -5 और 3। ठीक है, जल्दी सोल्व करो ना, बड़ा 18 54 -30 24 हो गया। 24 और 60 यहाँ पर 22 किया 66 -6 60 यहाँ पे -1 कितना 92 22 5 15 10 15 10 11 110 110 + 18 110 -110 + 18 ठीक -92 यानी कि 24 आई -60 जे -92 -92। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया जो होगा 1/2। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, देखो तो 4 कॉमन हो जा रहा है, छोटा तो सी हो गया ना, तो 6 भी हो जाएगा, 6 आई 6 कर लीजिए, 6 कहाँ से पाएगा, 24 6 15 जे और ये 4 ठीक है। जब इसको करेंगे ध्यान रखना, 1/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर तो इसी हो जाएगा यहाँ पर असल में, और ये सब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4 यानी कि 2 हो जाएगा, बाकी जो भी है इसको जल्दी से सोल्व कर लो। 36 + 225 और 23 का स्क्वायर कितना 529 ना, ठीक है, कितना आ गया। सब कुछ सोल्व करके इसमें लिखा है √3160। अब जैसे भी लिखा हो, सब कुछ इसमें सोल्व करके लाया है, उसको ऐसे लिखा है। अब जो भी अपना 4 तो उसी कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, जो कि 2 है यहाँ पर, तो अपना सोल्व करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। चलो नया आपको बताते हैं, ट्रायंगल के एरिया तो निकाल लोगे। अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हम दे दें, जैसे यहाँ पर दिए हैं, तो उसमें बस तुमको क्या करना है, 2 क्वेश्चन करवा देते हैं।
यहाँ रखना। एक क्वेश्चन बनाओ, एक ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है 3, -1, -2, B है 1, -1, -3 एंड C है 4, -3, 1। पता है ना ट्रायंगल के लिए क्या करना है, बस अब दो वेक्टर निकाल लीजिए, A B C है, वेक्टर ए बी निकाल लो, वेक्टर ए सी निकाल लो, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना। दो साइड को लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड का आता करो, जल्दी करो। इधर सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। यस सर। वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा 1 - 3 -2y -1 -1 0 0 हो गया, -5k -3 -2 -5k। यस सर। वेक्टर ए सी भी निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ए बी और ए सी निकालना है। तो 4 - 3 I -3 -1 +1 हो गया तो -2j और 1 -2 -k। अब निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, तो I j k -2 0 -5 1 -2 -1 हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सोल्व करके 0 10 -10 है। जे का बात करें 2 -5 +5, ठीक है, 7 तो -7 j, 4k +4k। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बोलो कितना आया √165। एरिया कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर एरिया, ठीक है। आज का लास्ट फैक्टर एकदम सिंपल सा, यहाँ देखो लास्ट फैक्टर लास्ट का, इस पर क्वेश्चन करवा दिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारा होता था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन ए क्रॉस बी निकालें, यहाँ देखो ए क्रॉस बी, ये तो मेरा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा एन कब आया है, लेकिन अगर इसका भी मैग्नीट्यूड दे लें ये तो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत समझ आ रहा है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी क्या है नंबर है। यहाँ देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, ठीक है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों के बीच का रिलेशन, समझ रहे हो। अब यहाँ पर टोटल 4 क्वांटिटी हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। 4 में से तुमको 3 क्वांटिटी देगा और चौथा पूछेगा क्वेश्चन देने में। 4 में से 3 क्वांटिटी दे देंगे और चौथा पूछेंगे, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन है
क्वेश्चन ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 12. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर. जल्दी बनाओ. इधर ए डॉट बी कितना 12 का स्क्वायर हो जाएगा. ये उसने पूछा है. और ये कितना है 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. तो 400 हो गया. ठीक है. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये 400 माइनस 144 कितना आ जाएगा 256. इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट 256 यानी कि 16 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो होगा नहीं. सुनना गया. होमवर्क एग्जाम्पल में 20 तक, एक्सरसाइज में 30 तक.